इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अभी तक जितने भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसका पीडीएफ पेपर को एनालिसिस कर रहे थे। और आज से हम लोग 40वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, जो लगभग 1966 से लेकर के 2019 तक का एक पीडीएफ पेपर का संग्रह है। और आज का पीडीएफ पेपर है, प्रीवियस ईयर पीडीएफ पेपर है 47वीं बीपीएससी से संबंधित पीटी का प्रश्न पत्र है। और इस पीडीएफ पेपर के अंतर्गत यानी 47वीं बीपीएससी के अंतर्गत हम लोग 150 प्रश्नों को देखेंगे। और इस प्रश्न पत्र में आज का है 47वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का पीटी 2005 में पूछा गया था। और इसमें लगभग 150 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर बारो को। कहा जाता है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को भगनीडीह से हुई थी और विद्रोहियों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। अगला है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1856 में। कहा जाता है कि 1856 में ब्रिटिश शासन ने पुरानी ब्राउन बैस की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग की अनुमति दी, जिसके कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी होती थी। और वास्तव में बलूच शास्त्रागार में गाय सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का उत्पादन होता था। और कारतूस प्रकरण 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण था। अगला है कि शारदा मणि कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अगला है कि 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती ने। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो 1828 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कहा जाता है कि 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी एवं समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों व अंधविश्वासों का विरोध किया। अगला है अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। कहा जाता है कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई थी और अनेक गुप्त संगठन बने, जिसमें सबसे प्रमुख था अनुशीलन समिति तथा युगांतर। और इनकी गतिविधियां दो प्रकार की थी: अत्याचारी अफसरों, देशद्रोहियों तथा मुखबिरों की हत्या करना तथा हथियार खरीदने हेतु डकैती डालकर धन जमा करना। अगला है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां के द्वारा।
कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी और उसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। अहमद खां के अनुसार कांग्रेस आंदोलन जनता द्वारा प्रेरित तथा योजनाबद्ध नहीं था। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। कहा जाता है कि कंपनी शासन के दौरान 1765 से 1813 तक भारतीय रियासतों के साथ घेरे की नीति यानी रिंग्स फेंस पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसके तहत कंपनी ने अपने चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट्स बनाने का प्रयास किया और यही सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति थी। और इस अवधि में वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, बेलेल्जी, जॉर्ज वारले तथा मिंटो प्रथम कंपनी के गवर्नर जनरल रहे। अगला है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहा जाता है कि AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था और कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अगला है कि वह अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों को वर्ताए का? तो अबुल कलाम आज़ाद इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहा जाता है कि अबुल कलाम आज़ाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा 1945-46 से लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता की और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था तथा बेबेल वार्ता 1945 में हुई थी। अगला है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 71 व 147। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि 71 सीटें आरक्षित की गई थी, जिसमें पूना समझौते को बढ़ा करके 147 कर दिया गया, लेकिन दलितों के लिए यह सीट सीमित था। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिस्टल चर्चिल। कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े यानी गांधी जी के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। अगला है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? तो जमनालाल बजाज इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जमनालाल बजाज पूर्णकालिक कांग्रेसी आंदोलनकारी थे। वे अनेक वर्षों तक भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे। अगला है कि 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि देवबंद के उस विद्वान के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अबुल कलाम आज़ाद इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहा जाता है कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही द्वारा 1866 में की गई थी और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि मुसलमानों में कुरान को बढ़ावा देना। अगला है कि मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष ने। कहा जाता है कि शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने 1868 में जयसोर से अमृत बाजार पत्रिका निकाली और यह प्रारंभ में दैनिक समाचार पत्र था। अगला है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने में किसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर संप्रू इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते सरकार ने तेज बहादुर संप्रू तथा MR से समझौते की थी। अगला है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक? ऑप्शन डी, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक अरविंद घोष
अगला है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीडर अखबार। लीडर समाचार पत्र उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था और इसके संस्थापक एम.के. चांद थे और न्यू इंडिया के संस्थापक एनी बेसेंट थी तथा यंग इंडिया के स्थापना गांधी जी। अगला है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में। 23 अप्रैल को उन्होंने ली ग्रांड को हराया था और अंत में, तो इसमें दिया गया विकल्प गलत है। अगला है कि बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ घोष। कहा जाता है कि सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया गया था। अगला है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? तो गया में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गया में। 1922 को बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 48वां अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने की थी। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। कहा जाता है कि महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, कुछ मतानुसार से 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगला है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कुशीनगर यानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अगला है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। कहा जाता है कि उरुग्वेला जो बोधगया में है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ऋषि पत्तन यानी सारनाथ गए जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण को उपदेश दिया था। अगला है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज यानी राजगिरी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। राजगिरी मगध जनपद के प्रारंभिक राजधानी थी और इसकी स्थापना, अगला है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन किया? तो मौर्य वंश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला इसका उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि तक्षशिला 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के 4ठी 5वीं सदी तक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और यह गंधार राज्य की राजधानी था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा आचार्य चाणक्य यहीं शिक्षा प्राप्त करते थे। अगला है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीर में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कहा जाता है कि कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ तथा अंतिम बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था। अगला है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। ऑप्शन ए सही है। अगला है कि हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बाणभट्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के बाद उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी उसका सबसे महत्वपूर्ण गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में जब वह मणिकपुर का सूबेदार था तब देवगिरी पर हमला किया और सुल्तान बनने के बाद उसने 1306-7 में देवगिरी पर पुनः हमला किया। अगला है कि सभी भक्तों संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसने भक्त समझते थे। अगला, और इसके बारे में कहा जाता है कि सभी भक्ति संतों ने जन भाषा में उपदेश दिए जिससे हिंदी, बंगला, मराठी, मैथिली आदि भाषाओं का जन्म हुआ। अगला है कि मुगल प्रशासक में मुहतसिब था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, लोक आचरण अधिकारी। कहा जाता है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब प्रजा लोक के चरित्र तथा आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी था और इसका काम पैगंबर के आदेशों को लागू करना था। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। कहा जाता है कि अबरख एक तापरोधक एवं विद्युत का कुचालक पदार्थ है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। भारत अबरख उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है तथा विश्व व्यापार में 60% भारत से आता है। अबरख का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड और फिर उसके बाद बिहार करता है। अगला है कि मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। प्राकृतिक आपदा सूची 1 में दिया गया और सूची 2 में दिया गया प्रदेश। इसको मिलान करना है 1 और 2 से। तो प्राकृतिक आपदा और प्रदेश में तो पहला है बाढ़। तो बाढ़ कहाँ आता है, कौन सा प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में बिहार के मैदान में बाढ़ आता है। पहला के सी हो जाएगा 3 और दूसरा है भूकंप। भूकंप हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आता है, ऑप्शन ए। अगला है सूखा। तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश के पूर्वी भारत के हिस्से में। और अगला है चक्रवात आपदा, जो है वह कौन प्रदेश में आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, पश्चिम बंगाल में गंगा द्रोणी, असम में ब्रह्मपुत्र द्रोणी से आता है। और भूकंप जो है हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, कच्छ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रत्नागिरी के पश्चिम में आता है। अगला है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। अगला प्रश्न है और कहा जाता है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता है और ऊर्जा के मोटे तौर पर 2 स्रोत हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा और गैर व्यापारिक ऊर्जा। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कोयला आदि के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कतिपय लोहा इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर के आयोजित किए गए हैं और इस उद्योग में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौहअयस्क निक्षेपों का मिलान तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलना सुविधा। कहा जाता है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहा जाता है और यह वही अवस्थिति होती है जहां लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला, चूना, पत्थर आदि की प्रमुख कच्चा माल उपलब्ध हो। अगला प्रश्न है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। और अगला है ऑप्शन 4। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक, वाणिज्यिक तथा मत्स्य पालन के सहयोत्पादन का समाकलन करना है। कहा जाता है कि भारत में प्रथम हरित क्रांति की सफलता के बाद अब द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत अब तक हरित क्रांति के लाभ नहीं प्राप्त होने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक आदि के क्षेत्र में विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला है मनन करना है, सही प्रश्नों को मनन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि वर्ष 1991 से 2001 दशक में जनसंख्या की वृद्धि 21% की दर से हुई है। और अगला है कि वर्ष 1991 के जनगणना के अनुपात में उपभोगकर्ताओं की संख्या में कमी संकेत दिया गया है।
ऑप्शन सी ए और 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार ढक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। और दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा इसका। और अगला है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। ऑप्शन सी। कहा जाता है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और प्लेट टेक्टोनिक आदि। अगला है कि 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणत सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधः गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि हिंद महासागर में स्थित सुंडा खाई में भारतीय प्लेट व बर्मी प्लेट में अधः गमन वाले क्षेत्र आते हैं। अगला है कि सूची 1 में रेल मार्ग दिया गया है और सूची 2 में जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में रेल मार्ग और सूची 2 में जोड़ने वाले स्थान। एक में रेल मार्ग और 2 में जोड़ने वाले स्थानों को देखेंगे तो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल किससे जुड़ता है। तो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है वह पेरिस से वारसा को जोड़ता है। अगला है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है। तो ब्यूनस आयर्स से वाल्पराइजो को जोड़ता है। अगला है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो इसका हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक। अगला है कि ओरिएंटल एक्सप्रेस। तो इसका हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल रेल मार्ग। और कहा जाता है कि यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा को जोड़ता है और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वाल्पराइजो तक जाता है। और अगला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि इजराइल के उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो इजराइल को उभयनिष्ठ सीमा कौन कौन है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ। अगला है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 24,000 किलोमीटर चौड़ाई वाले एक अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो डॉल्फिन चैलेंजर कटक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डॉल्फिन चैलेंजर कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य में गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी से बढ़ता हुआ दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। अगला है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक का वर्ष रहता है कहलाता है। तो सन 1921 को। कहा जाता है कि सन 1921 में जनसंख्या वृद्धि -0.3% दर्ज की गई थी और इससे पहले 1911 में 5.7% घनात्मक वृद्धि दर थी, जो कि 2011 में 17.6% वृद्धि दर्ज की गई। अतः देखा जाए तो 1921 के पूर्वी भारत जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में था, किंतु 1921 के बाद भारत दूसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका था। अतः 1921 को वर्ष की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजक वर्ष के रूप में कहा जाता है।
अगला है कि प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति होता है? तो ऑप्शन ए निगम कर से। कहा जाता है कि केंद्रीय बजट 2012-13 के अनुसार निगम कर से प्राप्तियां 21%, आय कर से 11% आदि आती है। अगला है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत में चाय के बाद कॉफ़ी दूसरा लोकप्रिय पेय पदार्थ है और यह उष्णकटिबंधीय फसल है। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छठी में। कहा जाता है कि यह देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी और नाबार्ड में भारत सरकार के हिस्सेदारी का आरबीआई का अनुपात अब 99% तथा 1% है। नाबार्ड के तहत 1 अप्रैल 1995 ईस्वी में भारतीय आधारित यानी ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की। अगला है कि वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हस्ताक्षर के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो उड़ीसा हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे 2001 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर और 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें दिया गया है महाराष्ट्र 2001 के हिसाब से 77.27% जनगणना साक्षरता दर है और वही महाराष्ट्र 2011 में देखेंगे तो 82.91% साक्षरता दर लेकर के प्रथम स्थान पर है। अगला है गुजरात। तो गुजरात के 2001 के जनगणना अनुसार साक्षरता दर 69.95% और वही गुजरात के 2011 में 79.31%। अगला है उड़ीसा के। तो उड़ीसा के 63.61% और फिर हो जाता है पश्चिम बंगाल के 77.8% 2011 के अनुसार और पश्चिम बंगाल के 6922% यहाँ पे। और संपूर्ण भारत के साक्षरता दर 65.61% है और संपूर्ण भारत के साक्षरता दर 2011 के हिसाब से 74.4% है। केरल 93.91% के साथ सर्वोच्च स्थान पर है जबकि बिहार 63.82% यानी निम्नतम स्तर पर है। और यह रिपोर्ट 2011 के जनगणना से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है और इसके बारे में कहा जाता है कि आर्थिक विकास का सिद्धांत राष्ट्रीय उत्पादन के मिश्रण में संरचनात्मक परिवर्तन का समर्थन करता है। जैसे जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में होती है वैसे वैसे उद्योग एवं सेवा के पास भी उन्नति होती है। दत्त एवं सुंदरम भारतीय अर्थव्यवस्था से लिया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्याज दर आरबीआई के मौद्रिक नीति का एक उपकरण है जबकि कारारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण इत्यादि राजकोषीय नीति के उपकरण है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जाते हैं। और वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय आय में योगदान विभिन्न क्षेत्रों का इस प्रकार है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में 14% के साथ और दूसरा में उद्योग जो है वह द्वितीय क्षेत्र में 27% और तीसरा में सेवा तृतीय क्षेत्र में 59%। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन विषय है
तो किसका विषय है आर्थिक नियोजन? तो समवर्ती सूची का, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस का। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में मनन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 लैटिन अमेरिकी, उपमहासागरीय, अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभव बाजार प्रस्तुत करते हैं। और चौथा है कि विश्व निर्यात में भारत के भागीदार 2% से कुछ अधिक है। अगला प्रश्न है कि कुट का प्रयोग करके कथन और कारण के बारे में बताना है। कथन ये है कि गत सदी के 80 के दशकांत में भारतीय उद्योगों के उपभोक्ता वस्तु उद्योग के मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों और संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। तो इसका कारण है कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। अगला है कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी कि कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन या निर्यात नहीं करता है। अगला है कि भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कहा जाता है कि सन 1992 से भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनाए गए और जिसके बाद भारत में आर्थिक सुधारों की श्रृंखला प्रारंभ हुई और जिसके बाद भारत विश्व के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को। और इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। यह सबसे अधिक एवं व्यापक संशोधन था। 1976 ईस्वी में किया गया। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण आयोग के सिफारिश को लागू करने के लिए किया गया था और संविधान के उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अखंडता का स्पष्ट समावेश किया गया। एक नया भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। लोकसभा। अगला है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक की नियुक्ति की जाती है और ये नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति को उपयुक्त अधिकारी को हटाने की शक्ति दी जाती है। अगला है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और इसका गठन 15 मार्च 1950 में एक संकल्प के जरिए किया गया और यह परामर्शदात्री संस्था था। अगला है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसके सदस्य की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इसमें से 238 राज्यों और संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर
लागू की गई थी और राजस्थान प्रथम राज्य था। और उसके बाद पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में इसका उद्घाटन किया 1959 में, और आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। अगला है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें संशोधन के द्वारा पहली बार पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली और इस संशोधन में उपबंध है कि राज्य के विधि। अगला है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। कहा जाता है कि अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है, किंतु अनुच्छेद 19 के 1 क के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को लिया जाता है और प्रेस को वही अधिकार है जो किसी व्यक्ति को है। प्रेस उससे बेहतर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। अगला है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई थी और सर्वप्रथम राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। अगला है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि संविधान में लोकसभा के स्थानों की अधिकतम संख्या विहित है और इन स्थानों को राज्यों और संघ क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और 1976 में संविधान के संशोधन द्वारा वर्ष 2000 तक स्थानों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन स्थिर कर दिया गया था और पुनः 2002 में संविधान संशोधन 87वां द्वारा 2026 तक बढ़ा दी गई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के कानून बनाने की शक्ति का विभाजन किया गया था और यह कनाडा के संघ पर आधारित है, किंतु समवर्ती सूची जोड़ा गया और जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और शक्ति विभाजन 3 अनुसूची पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। कहा जाता है कि मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 दोनों को समवर्ती अधिकारिकता प्रदान प्राप्त है और प्रभावित व्यक्ति किसी भी दरवाज़ा खटखटा सकता है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है और यह प्रक्रिया न्यायिक कल्प भी है और राजनीति भी है। महाभियोग के लिए आधार भी विनिर्दिष्ट है और वह है संविधान के अतिक्रमण। राष्ट्रपति के महाभियोग के अलावे और किसी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, तो ऑप्शन बी, केंद्र सरकार का, केंद्रीय सरकार का मुख्य भारत के प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 74 का उपबंध है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का निर्वाह करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसी के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला है कि नौकरशाही का कार्य क्या है? तो नौकरशाही का कार्य है तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। पहला है कि भारत के नीति को लागू करना और दूसरा है प्रशासन चलाना और तीसरा है मंत्रियों की सहायता करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। कहा जाता है कि नौकरशाही का प्रमुख कार्य सरकार के नीतियों का निर्माण करना और उसे लागू करना, प्रशासन के कार्य का संचालन और जन सामान्य के कामों में लोकप्रिय मंत्रियों की सहायता करना। अगला है कि वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। कहा जाता है कि वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था के विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ता है और इसमें पूंजी, तकनीक, सूचनाओं का आदान प्रदान तथा सेवाओं का विनिमय है और वास्तव में आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए इसे लागू किया जाता है।
अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान इसका उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 है, जिसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस और चौथा रूस और पांचवा चीन है। इन्हें सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार भी प्राप्त है, अतः जापान यूएनओ का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद तेजी से बदलाव आया है और विश्व के देश के इस माध्यम में तकनीकी की प्रगति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास और उद्योगों के विकास के महत्व देने लगे हैं, अतः उनके यहाँ आक्रामक राष्ट्रवाद का कोई स्थान नहीं है। विभिन्न देश आपसी कटुता भूल करके अपने व्यापार को बढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं। अगला है अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा कारखानों से होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि अम्ल वर्षा का कारक नाइट्रस ऑक्साइड है और यह मुख्यतः कारखानों से निकलता है और नाइट्रस ऑक्साइड नमी से मिल करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है तथा वर्षा साथ मिल करके पृथ्वी पर पड़ता है, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला है गेहूं के खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पौधों के लिए 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और इनमें से कार्बन, ऑक्सीजन की प्राप्ति हवा से, हाइड्रोजन की प्राप्ति पानी से तथा अन्य 13 पोषक पदार्थों की आपूर्ति मृदा से होती है, लेकिन इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है, खास करके गेहूं के लिए। अगला है कि सोने को घोला जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कहा जाता है कि सोना एवं प्लेटिनम धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, किंतु अम्लराज में ये घुल जाती है। अम्लराज सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण है। अगला चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम साइनाइड से। चूहे मारने के लिए रेडोसाइड का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है और यह अत्यंत जहरीला रसायन है। अगला है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो पानी बनेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकता है और यदि इसे हवा या उपस्थित में जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करेगा। अगला है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ऑप्शन डी लोहा। हीमोग्लोबिन के केंद्रक में एक भाग लौह परमाणु रहता है और दूसरा भाग ग्लोबिन जो 95% रहता है। यह रंगहीन प्रोटीन है। अगला है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, एक पेड़ के छाल से। एस्पिरिन पेड़ के लैटेक्स से प्राप्त होता है जो ज्वार तथा वेदना निवारक होता है। एस्पिरिन के कैल्शियम और सोडियम लवण ज़्यादा घुलनशील और कम हानिकारक होते हैं। अगला है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। कहा जाता है कि पीतल, कॉपर, तांबा या जिंक जस्ता का संघटन होता है और यह आघातवर्धनीय, शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी, सुगमतापूर्वक होता है। अगला प्रश्न है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन के कारण। कहा जाता है कि तैरने के तालाब में बहुत सारे लोगों ने स्नान करने से पानी में गंदगी फैल जाती है और कोई संक्रमित बीमारी से ग्रसित व्यक्ति तालाब में स्नान करता है तो तालाब संक्रमित हो जाता है और इसी संक्रमण को दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है जो त्वचा तथा बाल को हानि पहुंचाता है। अगला है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा को गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? 30% ऊर्जा की हानि होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब 30% ऊर्जा की हानि होती है, ऊष्मा की हानि होती है। अगला है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। कहा जाता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बने गन्ने का शर्करा जिनका आणविक सूत्र
O21 और O11 है, किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम इसका उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इसके लिए रिएक्टर में यूरेनियम के आइसोटोप का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है और नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम का उपयोग होता है। जैसे कि भारी परमाणु के नाभिक पर निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन द्वारा बम वर्षित किया जाता है तो वे हल्के भार वाले नाभिक में टूट जाते हैं और जब यह प्रक्रिया होती है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है और भारत में थोरियम द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोलक की काल अवधि, तो लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। कहा जाता है कि लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। कहा जाता है कि पृथ्वी चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई की नोक सदैव उत्तर की तरफ होती है और दिशा सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि नलिका में भरी ऑर्गन गैस तथा पारे को वाष्प में विसर्जन करने के लिए दोनों तंतुओं को गर्म किया जाए और जब तंतु गर्म हो जाता है तो नली में प्रवेश प्रकाश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला महासागरों में ऊंची जलधाराएं, तो चंद्रमा से। कहा जाता है कि ज्वार भाटा का उतार एवं चढ़ाव चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सीधा परिणाम है। गुरु पूर्णिमा को सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण बल एक सिद्ध में कार्य करता है जिससे बड़ा या बृहद ज्वार भाटा होता है और शुक्ल अष्टमी व कृष्ण अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत होता है, अतः हल्का उतार चढ़ाव होता है और इसे लघु ज्वार कहते हैं। अगला है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कूलर में संपीड़ित गैस प्रयुक्त की जाती है जिससे कमरे या अन्य स्थल को ठंडा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इन रंगों को कैसे अलग किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए एक प्रिज्म के द्वारा। कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है और इसे प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है क्योंकि सभी को अलग अलग तरंगदैर्घ्य होते हैं। अगला है कि सूर्य ग्रहण, तो चंद्रमा बीच में होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है और इसके बारे में कहा जाता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 दिसंबर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 23 दिसंबर को। और सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन 21 जून। और दिन और रात बराबर होता है कब, 21 मार्च को और 22 सितंबर को। दोनों दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 22 सितंबर को। अगला है कि अगला प्रश्न मैथ से संबंधित प्रश्न है, तो आगे प्रश्न देखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में उसका उत्तर नहीं दिया गया है। कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2005 से पूछा है कि टीएस कृष्णा मूर्ति थे, अतः दिए गए विकल्प में कोई उपयुक्त आंसर नहीं है। अगला है कि फरवरी 2005 को राज्य विधानमंडल के चुनाव हुए थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है कि फरवरी 2005 में विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में 3, 5 और 23 फरवरी को हरियाणा, बिहार और झारखंड में संपन्न हुए थे। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो यह 2005 का क्वेश्चन है, सोमनाथ बनर्जी उस समय थे। अगला है भारत के वित्त मंत्री, यह 2005 से संबंधित करंट अफेयर है, पी चिदम्बरम हो जाएगा उस समय का उत्तर। आगे है कि 2005 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के शासक मुख्य अतिथि थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान के। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था,
तो वर्ष 2002 की गोधरा घटना का जांच के लिए कहा जाता है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में 27 फरवरी 2002 को हुए अग्निकांड के जांच कर रहे न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के कार्यकाल में 3 माह की वृद्धि सरकार ने की और इस समिति के कार्यकाल 4 जून 2003 तक ही था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुए? तो पंजाब में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अक्टूबर 2003 में जो आसियान की दूसरी बैठक हुई उसमें भारत के प्रतिनिधित्व किया? तो प्रधानमंत्री ने। अगला है कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 अक्टूबर को। अगला है कि नानावती आयोग नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर नहीं दिया गया और इसमें कहता है कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद संपूर्ण देश में सिख विरोधी दंगे हुए और इस दंगे की जांच के लिए सबसे पहले रंगनाथ और 2000 में नानावती को नियुक्त किया गया था। अगला है कि नाटो नेताओं का नवंबर 2002 में बैठक हुआ था? तो प्राग में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधिमंडल जिसने जनवरी 2003 में चीन का दौरा किया, सदस्य कौन था? कितना सदस्य थे? तो 16 सदस्य थे इसमें। अगला है कि ग्रुप 7 के धनी देशों के फ्रांस में बैठक हुई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है कि ग्रुप 7 शिखर सम्मेलन 2-3 जून 2003 को फ्रांस के एवियान नामक शहर में हुआ था और प्रश्न में ग्रुप 7 का आयोजन स्थल का नाम गलत दिया गया है। अगला है कि गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि 13वें गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के देशों की बैठक कुआलालंपुर में कब हुआ था? तो फरवरी 2003 में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो ऑप्शन ए कोफी अन्नान। अगला प्रश्न है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत के दौरा किया था? तो दिसंबर 19 से 23 दिसंबर के बीच 2004 में। अगला है कि चीन के सर्वोच्च नेता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हु जिनताओ। अगला प्रश्न है कि फिलिस्तीनी नेता कौन है? तो महमूद अब्बास। यह 2005 का करंट अफेयर है। अगला है कि नेपाल नरेश ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब की थी? तो 1 फरवरी 2005 में। अगला प्रश्न है कि इंडो AU सम्मेलन नवंबर 2004 में हुआ और उसमें भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2005 के चुनाव में राज्य चुनाव आयोग के साथ मतगणना की तिथि लेकर के झगड़ा हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं, उत्तर में दिया गया ऑप्शन डी। अगला झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो यह 2005 के करंट अफेयर के हिसाब से सैयद अहमद। अगला है कि बिहार के कुल श्रम शक्ति के कृषि श्रमिकों का अनुपात 48:18%। अगला है कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार था? कितना मिलियन टन? तो 160 मिलियन टन। अगला है कि वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हज़ार पर क्या है? तो 30.9 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सन 2001 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन बी ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह के नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच के सीमा रेखा बनाती है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान एवं संभव दोनों अभाव है और भारत में बिहार के सकल प्रजनन दर तीव्रता के साथ बढ़ रहा है। अगला है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। तो बिहार में कुल सिंचित
सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों के द्वारा सिंचित किया जाता है, तो यह गलत है। अगला है कि वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम को दर्शाता है। तो दिया गया है जनघनत्व 2001 और जनघनत्व 2011 के बीच में अंतर। तो देखेंगे जनघनत्व 2001 में दरभंगा 1446 था और वही 2011 में दरभंगा 1721 हुआ और सारण 2001 में 1230 और 2011 में 1495। और आगे सिवान 2001 के हिसाब से जनघनत्व इसका था 1223 और 2011 के हिसाब से 1493 जनघनत्व। अगला है समस्तीपुर का जनघनत्व 2001 के हिसाब से 1169 और 2011 के हिसाब से 1465 और यह रिपोर्ट 2001 से लेकर के 2011 के बीच जनगणना से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षण सूची 1 में दिया गया है और दूसरा में राष्ट्रीय राज्य की संख्या को मिलान करना है, सही मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो सूची 1 में दिया गया है कि बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरती है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 यह बिहार से नहीं गुजरती है। अगला है बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 हो जाएगा। अगला है प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87। अगला है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि बिहार में रेशम उद्योग डेढ़ लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और बिहार में प्रतिवर्ष 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जल क्रांत बनी रहती है। अगला है कि सूची 1 कृषि जलवाहक क्षेत्र और सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्र मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो 1 में दिया गया कृषि जलवायविक क्षेत्र और सूची 2 में बिहार के प्रतिशत क्षेत्र। तो सूची 1 में दिया गया उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान, तो बिहार में प्रतिशत क्षेत्र कितना है, तो इसका हो जाएगा 1.2987%। अगला है कि दक्षिणी बिहार मैदान तो 2.71% और अगला है छोटा नागपुर पठार तो 3.26। अगला है छोटा नागपुर पहाड़ियाँ तो 2। इस सीरीज के साथ ही आप 40वीं बीपी से लेकर के 47वीं बीपीएससी यानी कि अभी तक का सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।